एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि आप अपनी पूरी लाइफ की सेविंग्स एक ही जगह इन्वेस्ट कर दो, तो आप क्या करोगे? प्रोबेबली नहीं। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि इन्वेस्टिंग के अंदर बहुत सारे लोग यही वाली गलती करते हैं। कोई अपना 100% पैसा सिर्फ एक ही स्टॉक में लगा देता है, या फिर एफडी में लगा देता है, या फिर क्रिप्टो में लगा देता है, या फिर सारे म्यूचुअल फंड्स में लगा देता है। और जब उस एसेट्स के अंदर प्रॉब्लम आती है, तो सिर्फ पैसा ही नहीं, आपका कॉन्फिडेंस भी टूट जाता है। ये सिर्फ इन्वेस्टिंग की प्रॉब्लम नहीं है, मनी साइकोलॉजी की प्रॉब्लम है। हम इंसान नॉर्मली उन्हीं चीजों पर ट्रस्ट करते हैं जो हमें फेमिलियर लगती है। इस साइकोलॉजी को कहते हैं फेमिलियरली बाइस। अगर किसी के घर के अंदर हमेशा से शुरू से ही एफडी होती आई है, तो वो उसके लिए सबसे ज्यादा सेफेस्ट ऑप्शन रहता है। अगर किसी दोस्त ने स्टॉक से पैसा कमाया है, तो हमें लगेगा कि हाँ यार, स्टॉक्स में ही पैसा बनाते हैं और यही बेस्ट ऑप्शन है। और अगर सोशल मीडिया में क्रिप्टो की वीडियो ज्यादा देख ली, तो हमें लगता है कि भाई यही फ्यूचर है। लेकिन रियलिटी ये है कि कोई भी एसेट हर सिचुएशन के अंदर बेस्ट परफॉर्म नहीं करता। कभी स्टॉक शाइन करता है, कभी गोल्ड, कभी डेप्थ इन्वेस्टमेंट भी स्टेबिलिटी लेके आती है। इसीलिए सक्सेसफुल इन्वेस्टर प्रिडिक्शन करने की जगह अपनी इन्वेस्टमेंट को डाइवर्सिफिकेशन में लेके जाते हैं। डाइवर्सिफिकेशन का मतलब सिर्फ रिटर्न बढ़ाना नहीं होता, बल्कि अपने इमोशंस को कंट्रोल करना भी होता है। क्योंकि अगर आपका पूरा पैसा एक ही जगह होता है, तो मार्केट के छोटे मूव्स भी हमें उससे ज्यादा स्ट्रेसफुल होते हैं। और अगर हम अपनी इन्वेस्टमेंट को अलग अलग एसेट्स के अंदर डाइवर्ट करते हैं, तो उससे हमारी इन्वेस्टमेंट बहुत इजी हो जाती है और हमें स्ट्रेस भी नहीं होता। लेकिन एक प्रॉब्लम है, हम में से सबसे ज्यादा लोग सिर्फ उन्हीं इन्वेस्टमेंट ऑप्शन के बारे में जानते हैं जो हमने सबसे ज्यादा सुने हैं, देखे हैं। अगर आप इन्वेस्टिंग में बिगनर्स हो, तो ये आपके लिए समझना जरूरी है कि फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स का अपना अलग रोल होता है। इसलिए इन्वेस्टिंग में सिर्फ फैमिलियर ऑप्शन तक लिमिट रहना इनफ नहीं होता। लेकिन एक बैलेंस्ड पोर्टफोलियो बनाने के लिए अलग अलग एसेट क्लासेस के बारे में जानना भी बहुत जरूरी होता है। इसी तरह एक कॉर्पोरेट बॉन्ड भी एक आपकी एसेट क्लास है, जिसको काफी सारे इन्वेस्टर उसको एक्सप्लोर भी करते हैं। सिंपल लैंग्वेज में समझे तो आप कॉर्पोरेट बॉन्ड के अंदर किसी कंपनी या फिर किसी इश्यूअर को अपना पैसा लेंड करते हो। इसके बदले में आपको बॉन्ड्स के टर्म्स के अकॉर्डिंग आपको फिक्स रिटर्न मिलते हैं मंथली, और आपका मैच्योरिटी के टाइम पे प्रिंसिपल अमाउंट भी आपको वापसी मिल जाता है। पहले लिस्टेड कॉर्पोरेट बॉन्ड के अंदर पार्टिसिपेशन रिलेटिवली पहले बहुत कम होता था, क्योंकि इसके अंदर मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट बहुत ज्यादा था। लेकिन सेबी के रेगुलेटरी चेंजेस और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स आने के बाद रिटेल इन्वेस्टर्स भी कंपैरेटिवली कॉर्पोरेट बॉन्ड्स के अंदर स्मॉल अमाउंट्स एक्सप्लोर कर सकते हैं। विंट वेल्थ एक सेबी रजिस्टर्ड ब्रोकर है, जहां रिटेल इन्वेस्टर लिस्टेड कॉर्पोरेट बॉन्ड को एक्सप्लोर करते हैं। किसी भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने से पहले प्रोडक्ट को समझना बहुत जरूरी होता है, रिस्क एवेल्यूएट करना और अपने फाइनेंशियल गोल्स के हिसाब से सही डिसीजन लेना। यहाँ पे आप सिर्फ 1000 रुपए से इन्वेस्टमेंट अपनी स्टार्ट कर सकते हो, और इस प्लेटफॉर्म पे यूजुअली BBB और BB रेटेड लिस्टेड कॉर्पोरेट बॉन्ड आपको एक्सप्लोर करने के लिए मिल जाएंगे। लगभग इसके अंदर आपको 9 से 12% तक के फिक्स रिटर्न देखने के लिए मिलते हैं। पर्सनली मुझे इसका प्रोसेस काफी ज्यादा सिंपल लगा। आप इसके अंदर यूपीआई और अपनी नेट बैंकिंग के थ्रू भी इसके अंदर इन्वेस्ट कर सकते हो। डैशबोर्ड पर आप अपनी इन्वेस्टमेंट इसके अंदर ट्रैक भी कर सकते हो, और रीपेमेंट शेड्यूल्स भी आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो। सबसे इंटरेस्टिंग बात मुझे ये लगी कि विंट वेल्थ खुद इसके अंदर लिस्टेड बॉन्ड के अंदर 2% अपना इन्वेस्ट करता है, जो उनका कॉन्फिडेंस रिफ्लेक्ट करता है। सारे बॉन्ड एक्सचेंज लिस्टेड होते हैं। अगर आप मैच्योरिटी से पहले इसके अंदर एग्जिट करना चाहो, तो प्लेटफॉर्म के थ्रू आप इसके अंदर बॉन्ड्स भी सेल कर सकते हो। ऑल्दो उस वक्त आपका प्रीवेलिंग इंटरेस्ट रेट अप्लाई होगा। अगर आप जेन्युइनली अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करना चाहते हो और एक ही एसेट क्लास के ऊपर डिपेंड नहीं रहना चाहते, तो लिस्टेड कॉर्पोरेट बॉन्ड के बारे में सीखना जेन्युइनली वर्थ योर टाइम है। मैंने लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और कमेंट्स के टॉप पर आपको मिल जाएगा, वहां जाके इसको जरूर चेक करना। लेकिन ध्यान रहे, किसी भी इन्वेस्टमेंट की तरह बॉन्ड्स में भी आपको रिस्क मिल सकता है, जैसे पेमेंट डिले या फिर डिफॉल्ट। इसलिए इन्वेस्ट करने से पहले सारे डॉक्यूमेंट्स, ऑफर रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स को बहुत अच्छे से ध्यान से पढ़ें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां जाके इसको जरूर चेकआउट करो। अब एक इम्पॉर्टेंट बात, डाइवर्सिफिकेशन का मतलब ये नहीं है कि आप सीधा 50 स्टॉक्स के अंदर अलग अलग तरीके से इन्वेस्टमेंट कर दो। अगर आपकी सारी इन्वेस्टमेंट एक ही टाइप की रहेगी जैसे स्टॉक्स की, तो वो डाइवर्सिफिकेशन नहीं होगी। और अगर सारे इन्वेस्टमेंट एक ही टाइप के हैं, तो वो भी डाइवर्सिफिकेशन नहीं है। रियल डाइवर्सिफिकेशन जब होता है जब आप डिफरेंट क्लास एसेट्स को चूज करते हो और उसके अकॉर्डिंग अपनी इन्वेस्टमेंट करते हो। कि लेट सपोज कि आपने कुछ परसेंटेज अपनी गोल्ड में इन्वेस्ट करी, कुछ परसेंटेज आपने म्यूचुअल फंड में डाली, कुछ परसेंटेज आपने स्टॉक्स में डाली और कुछ परसेंटेज आपने एफडी में डाली। ये आपके डिफरेंट एसेट्स हो गए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, हर इन्वेस्टमेंट को उसके पर्पस के हिसाब से ही डिफाइन करो। मनी साइकोलॉजी हमें ये सिखाती है, इन्वेस्टिंग सिर्फ नंबर्स का गेम नहीं है, वो हमारे इमोशंस का भी गेम है। क्योंकि ग्रीड हमें हमारे एसेट्स के अंदर ओवर इन्वेस्ट करवा देता है, और फियर हमें मार्केट गिरते ही हमारे एसेट्स को बेचने के लिए मजबूर कर देता है। लेकिन डाइवर्सिफिकेशन इन दोनों के बीच में एक बैलेंस क्रिएट करती है। इसलिए स्मार्ट इन्वेस्टर्स मार्केट को प्रिडिक्ट करने की जगह अपनी इन्वेस्टमेंट को डाइवर्सिफाई करते हैं।
अगर आप भी लॉन्ग टर्म वेल्थ को क्रिएट करना चाहते हो तो एक सिंपल रूल हमेशा याद रखो, डोंट पुट ऑल योर मनी इन वन प्लेस, स्प्रेड योर रिस्क बिफोर यू चेज रिटर्न। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो के अंदर कोई भी अगर आपको डाउट होता है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हो। वीडियो को लाइक जरूर करो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। Fixed returns do not constitute guaranteed or assured returns. Investments in corporate debt securities, municipal debt securities, and securitized debt instruments are subject to credit risks, market risks, and default risks, including delay and/or default in payment.